Hi friends, welcome again in chapter number 2, theme 2 of class 11th histories, writing and city life. तो लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने नॉर्मली जो ज्योग्राफी थी मेसोपोटामिया की वो हमने डिस्कस की थी कि ज्योग्राफिकल जो एनवायरनमेंट था मेसोपोटामिया का वो कितना डाइवर्स एनवायरनमेंट था और फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे जिसके कारण साउथ में जो स्पेशली जो डेजर्टिक पार्ट था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, इस डेजर्टिक पार्ट के अंदर एक इतनी महान सभ्यता का विकास हो पाया, उन सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में हमने बातें की थी लास्ट वीडियो में। आज हम बात करें जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो शहरीकरण है उसके बारे में कि शहरीकरण का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिग्निफिकेंस ऑफ दी अर्बनिज्म, कि जो शहरीकरण है उसकी सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं जो कि किसी एक गाँव को शहर के रूप में डेवलप करती हैं, ऐसी कौन कौन सी फीचर्स वहाँ होनी चाहिए। तो सबसे शुरुआत में यदि हम बेसिकली बात करें किसी भी शहर को डेवलप होने के लिए सबसे पहले वहाँ पर एक ऐसा कोई भी शहर है वो तभी डेवलप हो पाएगा जब उसके आसपास ऐसे विलेजेस रहे होंगे, ऐसे गांव रहे होंगे जहाँ पर प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन सरप्लस रहा होगा। यानी प्रोडक्शन हमेशा कुछ ना कुछ सरप्लस रहा होगा। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आप लोगों के पास अब इतना प्रोडक्शन आप कर पा रहे हो कि अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के बाद भी आपके पास कुछ ना कुछ शेष है, यानी कि कुछ अधिशेष है जो कि आपको मार्केट में सेल आउट करना है, तो उसको बोलते हैं आप सरप्लस प्रोडक्शन। तो पहली जो शर्त है शहरीकरण की कि आसपास ऐसा प्रोडक्शन सेंटर होना चाहिए जहां पर इस प्रकार का सरप्लस प्रोडक्शन क्रिएट हो रहा हो। इसी सरप्लस प्रोडक्शन के बाद जो बाकी फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं शहरीकरण के लिए। तो यहाँ पे शहरीकरण है क्या, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसमें कौन कौन सी फीचर्स हैं वो जुड़ी होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। दी अर्लीस्ट सिटी इन मेसोपोटामिया डेटेड बैक टू ब्रोंज एज, यानी जो शुरुआती जो मेसोपोटामिया के शहर हैं जिनका संबंध ब्रोंज एज यानी कांस्य युग से है। तो हमने कल भी बात की थी कि मेसोपोटामिया में कांस्यकालीन सभ्यता बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मेटल है वो आयरन मेटल नहीं है, आयरन का अभी तक यूज शुरू नहीं हुआ था। अब यहाँ पर कॉपर की बजाय ब्रोंज का यूज शुरू हो रहा था। और ब्रोंज के बारे में हमने बात की थी कि ब्रोंज है वो एक एलॉय है जो कि कॉपर और टिन के मिक्सचर से तैयार किया जाता है, यानी तांबे और टिन को मिलाकर ब्रोंज का प्रोडक्शन होता है। सिटीज एंड टाउन्स आर नॉट जस्ट प्लेसेस वेयर लार्ज पॉपुलेशंस, कि कोई भी शहर या कस्बा कोई ऐसी कोई बड़ी जगह नहीं होती है जहाँ पर एक बड़ी जनसंख्या रहती है, उसको हम केवल शहर या नगर का नाम नहीं दे सकते हैं। उसके साथ कुछ डिफरेंट फैक्टर्स भी जुड़े होते हैं, उन्हीं को हमें डिस्कस करना है। इट इज वेन एंड इकोनॉमी डेवलप्स इन स्पेयर अदर देन फूड प्रोडक्शन दैट इट बिकम्स एन एडवांटेज फॉर पीपल टू क्लस्टर इन टाउन्स। कोई भी शहर का डेवलपमेंट तभी हो पाता है जब उसके स्पेयर में किसी पर्टिकुलर स्पेयर में कुछ ऐसे क्लस्टर डेवलप हो पाते हैं जहां पर जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी फूड प्रोडक्शन नहीं है, यानी कि जो प्राइमरी एक्टिविटी नहीं होती बल्कि वहां पर सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अर्बन इकोनॉमीज कॉम्प्रोमाइज बिसाइड्स फूड प्रोडक्शन ट्रेड मैन्युफैक्चर एंड सर्विस। जो शहरी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो खाद्य उत्पादन की बजाय जो उनका जो ट्रेड के ऊपर व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण और सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा रहता है, यानी कि उसमें सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी को कंप्लीट किया जाता है। उसका मैन ऑक्यूपेशन लोगों का वो सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। सिटी पीपल आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, शहर में रहने वाले लोग हैं वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, वो अपनी आवश्यकताओं के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये नहीं कि जैसे गांव में नॉर्मली आप देखोगे ज़्यादातर गांव है वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, वो अपना खुद का खाने का प्रोडक्शन खुद करते हैं, अपने आसपास के जो उनको जो टूल्स वगैरह चाहिए होते हैं वो भी वो स्वयं ही बना लेते हैं। तो इस प्रकार से वो ज़्यादातर चीज़ों में वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। स्पेशली दी एंशिएंट टाइम की बात करें तो मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर द सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन शहर में रहने वाले लोग हैं वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, वो अपनी ज़रूरतों के लिए किसी दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर करते हैं। ये शहरों की एक बहुत बड़ी विशेषता है। सेल्फ सफिशिएंट नहीं होने से ही शहरों में वर्क ऑफ डिवीजन, लेबर ऑफ डिवीजन हमें देखने को मिलता है, यानी एक श्रम का विभाजन हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, द कर्वर ऑफ स्टोन सील रिक्वायर्स ब्रॉन्ज टूल्स कलर्ड स्टोन्स। जैसे मान लीजिए एक सील का निर्माण करने वाला व्यक्ति है, तो वो सील का निर्माण तो यानी वो सील की मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसे सबसे पहले अपने टूल्स चाहिए। तो वो टूल जैसे उस समय ब्रॉन्ज का यूज होता था तो उसे ब्रॉन्ज से बने हुए टूल्स चाहिए होंगे, साथ ही उसको कलर्ड स्टोन चाहिए, रंगीन पत्थरों की आवश्यकता होगी जिससे कि उस सील का निर्माण करवाएगा। अब जो ब्रॉन्ज टूल वाला है जो उसे ब्रॉन्ज प्रोवाइड कर रहा है, ब्रॉन्ज टूल्स प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे ब्रॉन्ज टूल बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, मेटल चाहिए होगी, साथ ही चारकोल चाहिए होगा, यानी कि मेटल को गर्म करने के लिए उसे कोयला वगैरह की जरूरत होगी। सो दे डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ अदर पीपल। तो इस प्रकार यदि शहर में हम देखें तो हर व्यक्ति किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर है
उनकी सर्विसेज के ऊपर निर्भर है या उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर निर्भर है। हर व्यक्ति अपनी जो एक्टिविटी कर रहा है उस एक्टिविटी में पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। सिंपल सी बेसिक सी बात करें, जैसे आज शहर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की हम बात कर लें, आज भी शहरों में यदि आप देखते हो तो आप हर चीज़ के लिए आप किसी ना किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहते हो कि सारी की सारी एक्टिविटी, हर जो चीज़ मेरे से एसोसिएटेड है, मेरी लाइफ से एसोसिएटेड है या मेरी लाइवलीहुड से एसोसिएटेड है, उन सबको मैं खुद ही मैनेज कर लूँ, ऐसा पॉसिबल शहर में नहीं हो पाता है। इसी कारण शहर की एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस होता है लेबर ऑफ डिवीजन, श्रम का विभाजन, कि हर व्यक्ति अपना एक स्पेसिफिक टास्क करता है और उन टास्क को आपस में ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो एक सिटी लाइफ का डेवलपमेंट होता है। द डिवीजन ऑफ लेबर इज ए मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। जो इस प्रकार से जो डिवीजन का जो लेबर है, जो डिवीजन जो श्रम का विभाजन है, वो शहरों का एक मुख्य विशेषता मानी जा सकती है। देयर मस्ट बी ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन सिटीज। साथ ही शहरों में एक विशेष प्रकार का एक सामाजिक संगठन भी होना चाहिए। फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन्स, वुड ईटीसी केम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर सिटी मैन्युफैक्चर। अब शहर में जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करने वाले लोग थे, उनके लिए यदि फ्यूल की जरूरत होगी किसी प्रकार की, जैसे कोयला या लकड़ी की जरूरत होगी, मेटल किसी धातु की आवश्यकता होगी, अलग अलग प्रकार के स्टोन्स की आवश्यकता होगी या वुड की जरूरत होगी, ये सारे अलग अलग जगह से लाकर उनको ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो इन सब के लिए अलग अलग प्रकार के स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए लोग रहे होंगे और वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जुड़े हुए होंगे। देयर आर डिलीवरीज ऑफ ग्रेन्स एंड अदर फूड आइटम्स फ्रॉम द विलेजेस टू द सिटी। इसके अलावा शहर के लोग अपने खाद्य वस्तुओं का स्वयं उत्पादन नहीं करते हैं, तो गांव से उनके लिए अनाज की व्यवस्था करना या दूसरे फूड आइटम्स जैसे मिल्क है, मीट है, एग्स हैं, XYZ जो भी चीज़ें, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आसपास की पेरीफेरी में जो गांव होते हैं वहाँ से शहरों को डिलीवर किए जाते हैं। तो इस डिलीवरी सिस्टम को भी मेंटेन करने के लिए किसी न कोई एक ऑर्गेनाइजेशन शहरों में होता है। दस ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड स्टोरेज इज नीडेड। अब इसी के साथ हमें कि एक और ट्रेड है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि गांव से टाइम पे चीज़ें शहरों में पहुंच जाएं, अदरवाइज चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी या लोग उनसे वंचित होने लगेंगे। तो जैसा आज भी शहरों में आप देखते हो कि सुबह सुबह आपको दूध की सप्लाई, ब्रेड की सप्लाई ये टाइम टू टाइम होती रहती है। एक बार सोच के देखिए, अगर एक दिन दूध की सप्लाई रुक जाए तो कितनी सारी दिक्कत हमारी लाइफ में आ जाएगी। तो इसलिए एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए इस ट्रेड का। साथ ही स्टोरेज की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। हो सकता है कुछ ऐसे पेंडेमिक आए, कुछ ऐसा फ्लड वगैरह आ जाए या कोई और दिक्कत हो जाए, तो उस समय शहरों में इस प्रकार की स्टोरेज भी होनी चाहिए ताकि वो कुछ दिनों तक अपने, यदि सप्लाई लाइन टूट भी जाती है तो अपना वो लाइवलीहुड को चला सके। इन सच ए सिस्टम सम पीपल कमांड्स एंड दोज अदर्स ओबे। तो इस प्रकार का यदि एक व्यवस्था को शहरों में बनाना है तो वहां पे आपको हर शहर में ऐसा मिलेगा कि कुछ लोग जो कमांड करते हैं, कुछ लोग जो आदेश देते हैं, कुछ लोग हैं जो गवर्न करते हैं और बाकी लोग उन आदेशों का पालन करते हैं। अर्बन इकोनॉमीज ऑफन रिक्वायर द कीपिंग ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड्स। इसीलिए जो शहरी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनमें ज़्यादातर रिटर्न रिकॉर्ड्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, लिखित साक्ष्यों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड में आपने किससे सामान मंगवाया, कितना सामान मंगवाया, उसके साथ कैसे आपने समझौता किया, वो सामान कब पहुंचाएगा, सामान सब कब डिलीवर होगा, आपका बना हुआ सामान जो फाइनल गुड्स है वो कैसे पहुंचेगा, इन सब के लिए आपको रिटर्न रिकॉर्ड्स की जरूरत होती है। तो शहरी अर्थव्यवस्था में इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रिटर्न रिकॉर्ड्स की जरूरत नहीं होती। गाँव की पॉपुलेशन कम होती है, लोग आपस में एक दूसरे को कई पीढ़ियों से जानते हैं, तो इसलिए वहाँ पर आपको रिटर्न रिकॉर्ड्स की जरूरत नहीं होती। आपस में विश्वास ज़्यादा होता है, कोई लंबा कोई वहाँ पे ट्रेड नहीं होता, कोई लंबी दूरी तक का आदान प्रदान नहीं होता। तो इसलिए गाँव में बिना रिटर्न रिकॉर्ड्स के भी काम आपका इजीली चल जाता है, लेकिन शहरों में आपको इस प्रकार की रिटर्न रिकॉर्ड्स के लिखित साक्ष्यों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। द मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। शहरों में जो गुड्स है वो कहाँ से आएगा, तो फूड रिसोर्सेज और अबंडेड इन मेसोपोटामिया। यदि मेसोपोटामिया का जो हमने ज्योग्राफिकल फीचर देखा है तो वहाँ पे खाने की बहुतायत थी, खाने की वस्तुएं बहुतायत में अवेलेबल थी, लेकिन कई सारे जो बाकी रिसोर्सेज हैं उनमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन लेकिंग कर रहा है। जैसे वहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टोन्स वहाँ पे नहीं थे, तो हमने देखा था कि मेसोपोटामिया की मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स उनमें ब्रिक्स का यूज किया गया है। तो स्टोन्स हैं, वुड वहाँ पे नहीं है क्योंकि ज़्यादातर डेजर्टिक पार्ट में सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है। वहाँ पे केवल डेट पाम्स ही हैं, खजूर के पेड़ हैं, जिनको कि आप इमारती लकड़ियों के रूप में काम नहीं ले सकते, फर्नीचर उनसे नहीं बना सकते, किसी प्रकार का मेटल इस एरिया में नहीं पाया जाता है। तो इन सारे रिसोर्सेज की उनको ज़रूरत पड़ी होगी जिसको उन्होंने कहीं से इम्पोर्ट किया होगा। सो दे इम्पोर्टेड वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, सेल, स्टोन्स फ्रॉम टर्की एंड ईरान। तो अपने आसपास के जो इलाके जो मॉडर्न टाइम का टर्की और ईरान है वहाँ से वो इन सारी चीज़ों को इम्पोर्ट करते थे और इसके बदले में वो एक्सपोर्ट क्या करते होंगे, तो जिस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं वो एक्सपोर्ट करते होंगे। तो उनके पास सबसे ज़्यादा क्या है, फूड रिसोर्सेज। सो दे एक्सपोर्टेड देयर टेक्सटाइल एंड फूड रिसोर्सेज।
क्योंकि वो एनिमल हर्डिंग करते थे तो वूलन का अच्छा प्रोडक्शन होता था, तो वो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कर रहे थे, साथ ही उनका जो फूड प्रोडक्शन है वो उनके पास ज़्यादा था, तो इसलिए इन चीज़ों को वो एक्सपोर्ट कर रहे थे अपने इम्पोर्ट के बदले में। ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट। किसी भी शहर के डेवलपमेंट के लिए यातायात की व्यवस्था, सुदृढ़ यातायात भी एक जरूरी आवश्यकता होती है। दी कैनल्स एंड नेचुरल चैनल्स वर रूट्स फॉर द गुड ट्रांसपोर्ट। उस समय जो नहरें या जो नदियों के अंदर जो अपने आप जो चैनल्स डेवलप हो गए थे वो ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छे साधन के रूप में उनको विकसित किया गया था। यूफ्रेटस बिकम ए वर्ल्ड रोड। यूफ्रेटस रिवर के जो डिफरेंट जो नेचुरल चैनल्स डेवलप हुए थे वो एक तरह से विश्व व्यापार के रूट्स बन चुके थे, विश्व व्यापार के एक तरह से रास्ते बन चुके थे यूफ्रेटस रिवर के जितने भी चैनल्स थे। ये देखिए मेसोपोटामिया सिटी, मेसोपोटामिया का शहर जो कि पूरी तरह से ब्रिक से बना हुआ है। कोई भी जब शहर डेवलप होता है तो अपनी सेफ्टी के लिए वो अपने आप को चारों तरफ चार दीवारी के अंदर बंद करने की कोशिश करता है। तो यहाँ भी आप देखिए मेसोपोटामियन सिटी है, जो मेन सेंटर्स हैं उनके चारों तरफ आपको रिवर्स का एक पूरा पार्ट दिखाई देगा, और उसके बाद उसके बाउंड्री और उसकी बाहर की पेरिफेरी में छोटे छोटे आपको घर दिखाई देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस रिवर की जो पेरिफेरी के अंदर है वो ऐसे लोग रहते होंगे जो कि शहर को गवर्न करने का काम करते थे, शहर के ऊपर शासन करने का काम करते थे। देखिए किस प्रकार से बाउंड्री के द्वारा पूरी सिटी को सेव करने की कोशिश की गई है। पुराने समय की जितनी भी सिविलाइजेशन, उन सारी सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा कि बाउंड्री के द्वारा इस प्रकार से शहरों को सेव किया गया है। चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या बाद में हम देखें चाहे जितने भी महाजनपद हैं, उन महाजनपद की भी यदि कैपिटल आप देखोगे, कैपिटल सिटी देखोगे तो उनको इसी प्रकार से सेव करने की कोशिश की गई है। या बाद में भी हम मध्यकालीन भारत में भी देखें तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जो कैपिटल्स होती थी उनको किलों के रूप में इस प्रकार से चारों तरफ दीवार बनाकर उनको सेव करने की कोशिश की जाती थी। सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो शहर है उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो मेसोपोटामियंस वैल्यूड सिटी लाइफ, मेसोपोटामिया के रहने वाले लोग थे वो शहरी जीवन को बहुत ज़्यादा महत्ता देते थे, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो अपनी लाइफ में रखते थे। आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड इन वार दे रिकॉल्ड इट इन पोइट्री। जब उनके ऊपर अटैक हुआ और अटैक में उनके बहुत सारे शहर नष्ट हो गए तो उन्होंने जो अपनी पोइट्री है, जो अपनी कविताएं हैं, उसमें उन्होंने सिटियों को याद किया है। सिटियों से रिलेटेड बहुत सारी कविताओं की रचना की गई है, बहुत सारी कवि लिटरेचर लिखा गया है जिसमें उन्होंने अपनी जो एंशिएंट सिटी हैं, जो बहुत ही ग्लोरीफाइड सिटीज़ थी, उन सबको उन्होंने याद किया है। द प्राइड ऑफ मेसोपोटामियन अबाउट देयर टाउन सोवन इन द एपिक ऑफ गिलगमेश। गिलगमेश नाम से जो उनका एक महाकाव्य है उसके अंदर मेसोपोटामियन लोगों ने अपने टाउन को लेकर, अपने शहर को लेकर, अपने शहरी जीवन को लेकर एक बहुत ही प्राइड वाली फीलिंग को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है इस बुक के अंदर, जो उनका एक एपिक है, एक महाकाव्य है। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग की तो शहरीकरण का विकास हो गया, तो उसके बाद वहाँ पर लेखन का विकास कैसे हुआ मेसोपोटामिया में। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, लेखन कला का विकास। ए स्क्रिप्ट वी मीन दैट स्पोकन वर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड इन विजिबल साइंस। देखिए एक स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपके सामने स्क्रिप्ट क्या, मेरी लिपि क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको किस प्रकार से लिखा जाए एक विजिबल साइन के रूप में, वो आप मेरी स्क्रिप्ट है। सिंपल सा देखिए मैंने, जैसे मेरा नाम है अमित, तो मैंने बोला अमित, मैंने अमित को कैसे लिखा है, तो ये आपके सामने विजिबल है। तो ये विजिबल फॉर्म जो आई ये क्या है, मेरी स्क्रिप्ट हो गई। आपको पता है मैंने देवनागरी स्क्रिप्ट में मेरा नाम लिखा है, ठीक है। तो एक स्क्रिप्ट हुआ कि स्क्रिप्ट से मतलब, ये स्क्रिप्ट का तात्पर्य है कि द स्पोकन साउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन विजिबल साइंस, कि बोली गई जो बात है, बोली गई जो आवाज़ है, जो हमारे मुंह से निकल रही है, उसको हम किसी भी देखने योग्य साइंस में रिप्रेजेंट कर दें, तो उस रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका हम अडोप्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट। ओके, तो आप सबको पता है कि मैंने हिंदी में मेरा नाम लिखा है, तो हिंदी में हम देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स रिटन अराउंड 3200 BC। मेसोपोटामियन लोग थे वो टैबलेट्स के ऊपर लिखते थे। तो इस प्रकार की पहली ऐसी टैबलेट जिनके ऊपर लिखित साक्ष्य हमारे पास अवेलेबल है वो 3200 BC के हैं, 3200 ईसा पूर्व के हैं। दीज कंटेंट पिक्चर लाइक साइंस एंड नंबर्स, और इन टैबलेट्स के ऊपर जो साइंस हैं, जो लिखित रूप से जो चिन्ह हमारे पास हैं वो पिक्चर लाइक है, मतलब देखने लायक। उनमें किसी प्रकार के कोई अल्फाबेट्स ऐसे हमें देखने को नहीं मिलते हैं, बल्कि अलग अलग चीज़ों के लिए उन्होंने पिक्चर्स का यूज किया, साथ ही नंबर्स का यूज है। ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो कि ऑक्स को जब उन्हें दर्शाना होता था तो वो इस प्रकार के चिन्ह बनाते थे। फिश को जब उन्हें, फिश को जब दर्शाना होता था, ये देखिए आप फिश यहाँ देख सकते हो, ये ग्रेन्स का आप ढूंढ देख सकते हो।
ये नंबर्स को उन्होंने दर्शाया, जैसे नंबर बोट, ये बोट बनी है उसमें नंबर 1 2 3 4 5, इस प्रकार से जो नंबर्स को दर्शाने का वो काम करते थे। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग लेखन कला का विकास। क्यूनिफॉर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, क्यूनिफॉर्म जो उनकी राइटिंग है, जो राइटिंग सिस्टम उसको क्यूनिफॉर्म बोला गया है, जो कि दो लैटिन वर्ड से बना हुआ, जैसे मेसोपोटामिया दो लैटिन वर्ड से बना हुआ था, इसी प्रकार से इसका मीनिंग भी हमें दो लैटिन वर्ड से निकालना है। पहला जो आपका क्यूनिशियस है उसका मतलब होता है एक तरह से खूंटी या आप एक नुकीली जो होती है उसको मान सकते हो। दूसरा फोर्मा, फोर्मा का मतलब होता है आपका आकार, यानी खूंटी के आकार वाला। द वर्ड क्यूनिफॉर्म मीन्स वेज शेप्ड लेटर्स, यानी खूंटी के आकार वाले अक्षर। तो एक तरह से इस लिपि को हिंदी में बोलते हैं कीलाक्षर लिपि, कीलाक्षर नाम आपको याद रहे, जो क्यूनिफ्यूरस नाम है वो आपका हिंदी में है कीलाक्षर लिपि। कीलाक्षर, ठीक है, लैटिन वर्ड से बना हुआ जिसमें सिंपल सा वेज, वेज जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसका मतलब किनारा हो एकदम से। जैसे आप जितने भी अल्फाबेट देख रहे हो ना, इन सब में कोई ना कोई इस प्रकार से किनारे हैं ये, ठीक है, इस प्रकार से, मतलब शार्पन जो है आपका खूंटी जैसा हिंदी में बोले तो, ठीक है, ओके। और फॉर्मा का मतलब आप जानते हो आकार, यानी खूंटी जैसा आकार। तो ये लैटिन वर्ड्स में यदि इनकी लिपि का नाम पूछा जाए तो क्यूनिफॉर्म इनकी लिपि का नाम है। राइटिंग, राइटिंग का क्या यूटिलाइजेशन होता था उनकी लाइफ में। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोपोटामिया टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाज द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। जो पश्चिमी सभ्यता है उसको मेसोपोटामिया का जो सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो उनकी राइटिंग का इन्वेंशन है, लेखन कला का विकास है। अब लेखन कला कहाँ कहाँ यूटिलाइज करते थे वो लोग, तो अलाउड द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, इससे आपके ज्ञान का एक तरह से ट्रांसमिशन होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आप अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हो, क्योंकि राइटिंग फॉर्म है वो लंबे समय तक चलती है। आपको यदि कोई नॉलेज आपके पास किसी प्रकार की कोई जानकारी है तो आपने रिटर्न फॉर्म में यदि उसको छोड़ दिया है तो उसको कोई भी व्यक्ति किसी भी समय उसको यूज कर सकता है। जैसे बुक्स के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो कोई भी व्यक्ति उसको यदि पढ़ना लिखना जानता है तो उसे कभी भी किसी भी समय उससे इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकता है। तो एक तरह से ये नॉलेज के ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। द कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, जो अलग अलग प्रकार के कानून थे, उन कानूनों को यदि राइटिंग से पहले आप क्या करते हो, नॉर्मली एक वो ओरल फॉर्म में है, तो ओरल फॉर्म में जैसे ही राजा चेंज हुआ तो उसमें कई प्रकार के परिवर्तन आ जाते थे या लोग अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर लेते थे। अब क्या है कि सिंपल सा लॉज को जो रूल रेगुलेशन थे, कानून व्यवस्था थी, उसको कोडिफाई कर दिया गया, उसको रिटर्न फॉर्म दे दिया गया है। एंड द रिकॉर्ड्स टू फैसिलिटेट ट्रेड, साथ ही व्यापार के लिए जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रखना ईजी हो गया। फार्मिंग एक्टिविटी भी थोड़ी ईजी हो गई राइटिंग फॉर्म के द्वारा। रिकॉर्ड्स में जैसे मैंने उसको वो सामान दिया, मैंने वो सामान इंपोर्ट करवाया, मैंने वो सामान एक्सपोर्ट करवाया, वहाँ सामान मेरा वहाँ गया, तो इस प्रकार से जो रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं वो ट्रेडिंग में रखना ईजी हो गया। सुमेरियंस रोट ऑन वेट क्ले टेबलेट्स विद द पॉइंट ऑफ ए रीड। जो शुरुआती लोग थे, आपको पता है कि शुरुआती इनकी लैंग्वेज थी वो सुमेरियन लैंग्वेज थी। तो शुरुआत में जो सुमेरियन लोग थे वो एक स्पेशली वहाँ पे आपको पता है फ्लड वगैरह आती रहती थी, तो वहाँ पे जो मड था, जो चिकनी मिट्टी थी, उससे उसे इस पट्टी को तैयार किया जाता था, इस टेबलेट को तैयार किया जाता था। और जब ये गीली होती थी तब इसके ऊपर जो सरकंडा वहाँ पे जो पौधा मिलता था, उस सरकंडे के पौधे की जो नोकीली नोक होती है उससे इसके ऊपर इस प्रकार के चिन्ह बनाते हुए लिखा जाता था। उसके बाद जब लिखने के बाद ड्राइड इन द सन टू मेक ए टेबलेट, उसके बाद इसको सुखा लिया जाता था सूर्य की धूप के अंदर, और उसके बाद ये टेबलेट बन जाती थी। स्क्राइबर्स वर ओनली वंस हु कुड रीड एंड राइट। जो स्क्राइबर्स होते थे, जो लेखक होते थे, वो ही थे जो इसको ऊपर लिख सकते थे और इसको पढ़ सकते थे। और ये लोग सामान्यतः पृष्ठ का भी काम करते थे, साथ ही रिकॉर्ड कीपिंग का काम भी करते थे और अकाउंटेंट्स का भी काम करते थे, जो स्क्राइब्स होते थे। एज सोसाइटी इवॉल्व, जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, दी फर्स्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वाज डेवलप्ड कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। जो पहली जो लेखन कला का विकास हुआ उसको क्यूनिफॉर्म बोला गया है, मीनिंग वेज शेप्ड, यानी कि जो आपकी खूंटी के आकार वाली राइटिंग। डेटेड 3500 BC, जिसका काल 3500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। क्यूनिफॉर्म स्पोर्ट टू पर्सिया एंड इजिप्ट। जो क्यूनिफॉर्म है ये मेसोपोटामिया से इसका स्प्रेड है, इसका जो विस्तार है वो पर्सिया में हुआ, इन ईरान, इजिप्ट यानी मिस्र की तरफ गई, एंड बिकेम द व्हीकल फॉर द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन एंड द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अमंग कल्चर्स। और धीरे धीरे जो लेखन कला, इस लेखन कला एक तरह से वो सेंटर बन गई। इस लेखन कला के द्वारा इन आसपास के इलाकों में भी
ग्रोथ हुई, बहुत सारी चीज़ों में हमें उत्तरोत्तर डेवलपमेंट देखने को मिला। साथ ही सिविलाइजेशन के विस्तार का भी एक तरीका बन गई। साथ ही अलग अलग कल्चर्स के लोग आपस में अपने विचारों को आदान प्रदान कर पाए। तो इस प्रकार से राइटिंग ने वहाँ की सिविलाइजेशन को और आसपास की एरिया, आसपास की पेरिफेरी के डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। डेवलपमेंट ऑफ यूनिफॉर्म की मीनिंग ऑफ द पिक्चर्स, इस प्रकार से पिक्चर्स के रूप में अलग अलग प्रकार की शेप बनाते थे, जिनका मीन जैसे हेड एंड बॉडी ऑफ मैन को दिखाना हो तो ऐसी शेप बनती थी, फिश को दिखाना हो तो ये शेप वो बनाते थे, बर्ड के लिए ऐसी बनती थी, बाउल ऑफ फूड के लिए इस प्रकार की, स्ट्रीम या वाटर को दिखाना हो तो इस प्रकार की शेप वो बनाते थे। तो एक तरह से उनकी जो पिक्चोरियल आप बोल सकते हो उनकी लिपि थी, और ये टाइम टू टाइम ये शेप है चेंज होते रहते थे। जैसे 300 BC के आसपास ये आपको इस प्रकार का शेप दिखाई दे रही है, उसके बाद ये चेंज होकर अपोजिट हो गया 2800 BC के आसपास, और 600 BC तक आते आते ये साइन इस प्रकार के हो गए थे। तो हमारे पास ये तीनों ही टाइम की टेबलेट्स अवेलेबल हैं, जिससे कि हमने कंपेयर करके इन निशानों की इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर लिया। एक यूनिफॉर्म टेबलेट की इस प्रकार से जो गीली मिट्टी की सतह से टेबलेट बनाई जाती थी, फिर ये सरकंडा होता था, उसकी जो नुकीली नोक होती है उससे यहाँ पर राइटिंग की जाती थी सॉफ्ट क्ले के ऊपर। उसके बाद इसे सूर्य की किरणों में सुखा लिया जाता था, सूर्य की तेज धूप में इसको सुखा लिया जाता था, जिससे कि स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। The Mesopotamian tablets contained picture like signs and numbers। जो Mesopotamian tablets हैं, जो रिटर्न tablets हमारे पास मिली हैं, उसके ऊपर नॉर्मली पिक्चर लाइक साइंस हैं, तस्वीर जो होती है उस प्रकार के चिन्ह बने हुए, साथ ही नंबर्स भी हैं उसके ऊपर। राइटिंग बिगेन इन मेसोपोटामिया अराउंड 3200 BC। मेसोपोटामिया में जो लेखन कला की शुरुआत है वो 3200 ईसा पूर्व के आसपास हुई। राइटिंग बिगेन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स टू ट्रांजेक्शंस। लेखन कला की शुरुआत तब से मानी जाती है जब समाज को जरूरत हुई कि वो जितने भी अपने ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, उनके रिकॉर्ड्स को रखा जाए। तो स्पेशली ट्रांजेक्शन कब होंगे, ट्रांजेक्शन की शुरुआत तब हुई जब वहाँ पे सिटी लाइफ का डेवलपमेंट हुआ। तो इस प्रकार से सिटी लाइफ और राइटिंग दोनों ही आपस में एक दूसरे से वेल कनेक्टेड हैं। जैसे ही शहरों की शुरुआत हुई तो लोगों को अपने ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि शहरों की शुरुआत से ट्रेड की शुरुआत हुई और ट्रेड से ट्रांजेक्शन होने लगे। तो इसी प्रकार के ट्रांजेक्शन को रखने के लिए वहाँ पर फिर राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट हुआ। तो इस प्रकार से शहरीकरण और राइटिंग दोनों आपस में एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। मेसोपोटामियंस रोट ऑन टेबलेट्स ऑफ क्ले। साथ ही वो क्ले की जो चिकनी मिट्टी होती है क्ले, उसकी टेबलेट बनाकर उसके ऊपर वो लिखा करते थे। स्क्राइब वुड इम्प्रेस वेज शेप्ड साइंस ऑन वेट क्ले विद द शार्प एंड ऑफ रीड। जो सरकंडे का जो नुकीला सिरा होता है उसकी सहायता से जो स्क्राइबर होता था, जो लेखक होता था, वो गीली टेबलेट के ऊपर निशानों को उकेड़ देता था। ये इस प्रकार से किस प्रकार से जो वर्ड पिक्चोरियल स्क्रिप्ट है उसके निशान कैसे चेंज होते चले गए। द सन को पहले 3500 में ये ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, 2500 में इसकी पिक्चर ऐसी बनने लगी, 700 BC के आसपास ही इसको इस प्रकार से दिखाने लग गए, और 500 BC में ये इसके चिन्ह है वो ऐसा होता चला गया। Once written tablets were dried hard in the sun and it would be almost indestructible। जब एक बार टेबलेट के ऊपर लिख लिया जाता था तो उसके बाद इसे सूर्य के धूप में सुखा लिया जाता था, और उसके बाद ये लगभग इतनी मजबूत हो जाती थी कि इसे कोई डिस्ट्रक्ट ना कर सके। वंस इट ड्राइड साइंस कुड नॉट बी इम्प्रेस्ड ऑन ए टेबलेट। जैसा आपको पता है कि एक बार सूखने के बाद इसके ऊपर दोबारा से किसी प्रकार की कोई अक्षर को नहीं लिखा जा सकता था, वो अक्षर केवल गीली टेबलेट के ऊपर लिखना पॉसिबल हो पाता था। सो ईच ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड ए सेपरेट रिटर्न टेबलेट। तो इसलिए हर ट्रांजेक्शन के लिए आपको एक अलग सेपरेट रिटर्न टेबलेट की आवश्यकता होती थी। यानी जैसे ही कोई नया ट्रांजेक्शन होता था तो ये नहीं कि पुरानी टेबलेट के ऊपर आप दोबारा से लिख सकते हो, जैसा आज के टाइम हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको दोबारा से वो क्ले से नई टेबलेट बनानी होती थी, और जैसे वो टेबलेट गीली रहती थी उसके ऊपर आप दोबारा से एक नए ट्रांजेक्शन को लिख देते थे। दैट इज वाई टेबलेट्स अकर बाय द हंड्रेड्स एट द मेसोपोटामियन साइट्स। और यही कारण है कि हमें मेसोपोटामिया की खुदाई में वहाँ के इन्वेंशन से हजारों की संख्या में इस प्रकार की टेबलेट्स की प्राप्ति हुई है। बाय 2600 BC द लेटर्स बिकेम यूनिफॉर्म एंड लैंग्वेज वाज सुमेरियन। 2600 BC तक आते आते जो लेटर्स थे वो यूनिफॉर्म बन चुके थे और भाषा थी वो सुमेरियन थी। राइटिंग का यूज क्या होता था, तो कीपिंग रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स होते थे शहरों में, जो जिस प्रकार के रिकॉर्ड्स रखने की आवश्यकता होती थी शहरी लोगों को, इस प्रकार के रिकॉर्ड्स को रखने में राइटिंग को यूज करते थे। मेकिंग डिक्शनरी, शब्दकोश बनाने में इनका यूज किया जाता था, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट स्कूल मेसोपोटामिया से जुड़ी हुई है, फर्स्ट लाइब्रेरी मेसोपोटामिया से कनेक्टेड है। तो इस प्रकार वहाँ पे इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता रही होगी। गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफर, किसी को भी कोई जमीन का हस्तांतरण किया जाता है तो जिस प्रकार आज आप तहसील में जाकर जमीन की रजिस्ट्री करवाते हो, तो उसी प्रकार से लैंड ट्रांसफर को, जमीन के हस्तांतरण को एक लीगल वैलिडिटी देनी होती थी, एक कानूनी
साक्ष्य के लिए टेबलेट्स को लिखा जाता था। नरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग्स, राजा के कार्य होते थे उनका नरेट करने के लिए, जैसे भारत में हमने देखा कि राजा लोग अपनी प्रशंसा में प्रशस्तियों की रचना करवाते थे, तो उसी प्रकार यहाँ भी राजा अपने जो कार्य होता था उसको नरेट करवाने के लिए, लोगों के सामने उसको रखने के लिए टेबलेट्स का यूज कर रहे थे। अनाउंसिंग द चेंज ए किंग हैड मेड इन द कस्टमरी लॉ ऑफ द लैंड, भूमि से संबंधित यदि कुछ सामान्य कानून थे, यदि उसके अंदर राजा किसी प्रकार कोई परिवर्तन कर रहा है तो वो लोगों के बीच अनाउंस करने के लिए, लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए भी टेबलेट्स का यूज किया जाता था। स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन एंड ऑफ सेंडिंग मैसेज, साथ ही किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, उसे कलेक्ट करने के लिए, या एक जगह से दूसरी जगह मैसेज यदि आपको पहुंचाना है तो उसके लिए भी टेबलेट्स का यूज किया जाता था। द सिस्टम ऑफ राइटिंग, की राइटिंग का सिस्टम कैसे काम करता था। द साउंड दैट ए यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंटेड वाज नॉट ए सिंगल कॉन्सोनेंट और वोवेल बट सिलेबल्स। तो यूनिफॉर्म फॉर्म में जो साइन, जो चिन्ह हम देखते हैं, वो चिन्ह किसी एक सिंगल व्यंजन या स्वर को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि वो सिलेबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो अक्षर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कांस्टेंट की बात करें तो जैसे इट इज टी, ओके, और वोवल हो गया ए। तो इस जो यूनिफॉर्म थी उसमें इस प्रकार के अलग अलग कांस्टेंट या कॉन्सोनेंट्स या वोवेल्स नहीं होते थे, बल्कि उसमें सिलेबल्स और सिलेबस, जैसे मान लीजिए हो गया, जैसे आपका सिंपल सा हो गया, जैसे पुट हो गया, एक सिलेबल है, जैसे डिग हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्वर या व्यंजन का यूज नहीं करते थे, बल्कि अक्षरों का यूज करते थे, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब आप सोच सकते हो, यदि मान लीजिए केवल ये स्वर या व्यंजन का यूज करते तो आपको कितने चिन्ह याद करने पड़ते, 26, ठीक है। और यदि आप हिंदी की भी बात करते तो वहां भी आपको 52 के आसपास करने पड़ते। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको अलग अलग प्रकार के हजारों ऐसे चिन्हों को याद करना पड़ता होगा जो कि अलग अलग अक्षरों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्क्राइब का काम कितना वहां पे मुश्किल रहा होगा। Thus the scribe had to learn hundreds of signs, जिसके कारण जो लेखक होता था उसे हजारों की संख्या में जो चिन्ह होते थे उन्हें सीखना होता था। He had to handle a wet tablet and get it written before it dried, साथ ही उसे जो गीली टेबलेट होती थी उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना होता था, और वो सूख जाए उससे पहले ही उसे उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लिख भी देनी होती थी। तो एक तरह से उसका काम बहुत ही स्किलफुल काम होता था। सो राइटिंग वाज ए स्किल्ड क्राफ्ट, इसलिए राइटिंग बहुत ही एक स्किल्ड क्राफ्ट थी। इट कन्वेज विजुअल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ साउंड्स ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, जिसके द्वारा एक जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसके जो आप बोलने के जो, जैसे मैं आपको कोई भी वर्डिंग बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला पुट या डिग, इसका जो विजुअल फॉर्म है वो आपके सामने राइटिंग के द्वारा पेश करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही स्किल्ड क्राफ्ट था जो हर व्यक्ति के बस में नहीं था, हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं था। तो जब राइटिंग इतनी स्किलफुल थी, इतनी ज़्यादा, वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ, तो वहाँ के लोगों की लिटरेसी कैसी थी, साक्षरता कैसी थी। तो किंग एंड ए वेरी फ्यू कुड रीड एंड राइट, साक्षरता लिटरेसी ज़्यादा नहीं थी, केवल राजा या केवल कुछ ही लोग थे जो कि लिख या पढ़ सकते थे। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ, इसका सिंपल सा रीजन एक है कि देयर वर हंड्रेड्स ऑफ साइंस टू लर्न एंड मैनी ऑफ दीज वर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पढ़ने या लिखने के लिए आपको सिंपल सा हमने बात की कि ये कोई कॉन्स्टेंट या वोवेल वाली नहीं थी, बल्कि यहाँ पे इसमें सिलेबल्स का यूज होता था, अक्षरों का यूज होता था। तो इसके लिए आपको सीखने के लिए हजारों की संख्या में जो चिन्ह होते थे उनको याद करना पड़ता था, और इनमें से कई सारे साइंस तो ऐसे थे जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे, बहुत ही कठिन थे। इफ ए किंग कुड रीड दैट वाज रिकॉर्डेड इन हिज बोस्टफुल इंस्क्रिप्शंस, और लिटरेसी की जो सीखने की जो कला है वो इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि यदि किसी राजा को पढ़ना आता था तो वो अपने इंस्क्रिप्शन में, अपने अभिलेखों में इसे बड़ी शान से लिखवाता था कि ये XYZ राजा है जिसको पढ़ना आता है। राइटिंग रिफ्लेक्टेड द मोड ऑफ स्पीकिंग, साथ ही जो लेखन है वो हमारे जो बोलने का तरीका है, हम किस प्रकार से स्पीक करते हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। इट वॉज कंसीव्ड दैट ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड राइटिंग, मेसोपोटामियन जो सभ्यता है उसमें माना जाता है कि ये राजा ही है जिसके द्वारा व्यापार और राइटिंग की शुरुआत की गई है। इससे रिलेटेड वहाँ पे उरुक का एक प्राचीन राजा है एनमरकर, उनसे रिलेटेड एक कहानी आपके बुक में दी गई है, और उस कहानी के द्वारा प्रूव करने की कोशिश की गई है, मतलब राजा को वहाँ पे ट्रेड और राइटिंग से कनेक्ट किया गया है। और मेसोपोटामियन जो ट्रेडिशन है उसमें माना जाता है कि मेसोपोटामिया में व्यापार और राइटिंग की शुरुआत करने वाला राजा था, किसी कॉमन पीपल ने इसकी शुरुआत नहीं की, बल्कि राजाओं के द्वारा, राजा के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है, और वो राजा का नाम है एनमरकर जो इससे कनेक्टेड है। ओके फ्रेंड्स, बचे हुए चैप्टर को हम अगले वीडियो में कनेक्ट करते हैं, तब तक थैंक यू, बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय।